चीन। अगरचे पाकिस्तान 1954 ही से सीटों का मेंबर होकर चीन की नाकाबंदी में शामिल था, लेकिन अवामी जमहूरिया चीन की क़यादत ने कभी हमारे इस्तेक़दाम को बिनाए फसाद और मुतनाज़िफ़ ही नहीं बनाया था। इसकी वजह उसकी आली हौसलगी और हुस्न तदबीर ही नहीं बल्कि उसकी हकीकत शनासी भी थी, क्योंकि गालिबन उन्हें हमारी अंदरूनी और बैरूनी मजबूरियों और माजूरियों का भी ज़रूर एहसास था। रूस के साथ तो चीन का नजरियाती भाईचारा शुरू ही से था, लेकिन एक जमाने में हिंदी चीनी भाई भाई का बुलंदबांग नारा भी बर्रे सगीर के कोने कोने में गूंज रहा था। रफ्ता रफ्ता हालात ने करवट ली। रूस और चीन में शदीद नजरियाती इख्तलाफात पैदा हो गए। उनका बाहमी इक्तसादी बंधन टूट गया। रूस ने चीन में तरक्याती मंसूबों की बिसात लपेटकर हर किस्म के ताउन और इमदाद से हाथ खींच लिया, यहाँ तक कि जो फैक्ट्री या मंसूबा जिस मंजिल में था वहीं पर अधूरा छोड़कर उनके ब्लूप्रिंट तक अपने साथ वापस ले गए। हिंदुस्तान ने एशिया की क़यादत का ताज अपने सर पर सजाने के लिए चीन के साथ रकाबत और मुसाबकत का रास्ता इख्तियार किया, तो दोनों के दरमियान कुदरती तौर पर ठन गई और बाहमी सरहदी मुनाकशात और इख्तलाफात भी सर उठाने लगे। ऐसे मामलात में भारत की हठधर्मी और अपनी मनपसंदी को उजागर करने के लिए चीन ने बर्मा और नेपाल जैसे छोटे मुल्कों के साथ निहायत माकूल सरहदी मुआहिदे तय करके अपनी फराखदिली का सबूत दिया। ये हमारी खुशनसीबी थी कि हमारी वजारत खारिजा ने भी इस मौके से खातिर खा फायदा उठाया और चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक सरहदी मुआहिदा तय करने के लिए तफसीलात तय कर ली। शुरू में तो सदर अयूब किसी कदर हैज़-पैज़, शशोपंज और तरह तरह के हिचकिचाहटों में डामाडोल रहे, लेकिन 1962 की भारत और चीन जंग के रंग ने उनका हौसला बढ़ाया और फरवरी 1963 के अवाखिर में उन्होंने एक पाकिस्तानी वफ्द को सरहदी मुआहिदा तय करने के लिए चीन जाने की इजाजत दे दी। इस वफ्द के कायद हमारे वजीर खारिजा मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उसने इत्तफाक से मुझे भी इस वफ्द में शामिल कर लिया गया था। दूसरे अरकान वजारत खारिजा के एक सीनियर अफसर मिस्टर खरास पाकिस्तान के सर्वेयर जनरल और पेकिंग में हमारे सफीर मेजर जनरल रजा थे। सदर अयूब को तशवीश थी कि सरहदी मुआहिदे पर दस्तखत होने से पहले अगर हमारे वफ्द की खबर आम हो गई तो हमारी राह में रोड़े अटकाए जाने की गरज से उन पर तरह तरह के दबाव बढ़ना शुरू हो जाएंगे और चीन के दुश्मन ममालिक भी हमारे मंसूबे को सबोताज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की रीशा दवानियों में मसरूफ हो जाएंगे। चुनाचे फैसला हुआ कि हम निहायत खामोशी से सफर करके पेकिंग पहुंचे और सरहदी मुआहिदे पर दस्तखत होने से कबल इस वफ्द की कोई खबर बाहर न निकलने पाए। हमारे सर्वेयर जनरल साहिब तो अलग पेकिंग के लिए रवाना हो गए और मिस्टर खरास और मैं मिस्टर भुट्टो के साथ कराची से हांगकांग जाने के लिए लफ्थांसा के एक हवाई जहाज में सवार हो गए। ये जहाज घंटे भर के लिए कलकत्ता के हवाई अड्डे पर भी रुका। वहां पर हमारे कौंसल जनरल मिस्टर M.A. अलवी हमें मिलने अंदर आए हुए थे। उन्होंने अपनी तौर पर काफी कोशिश की कि हम ट्रांजिट लाउंज में चंद खाली कुर्सियों पर बैठने में कामयाब हो जाएं, लेकिन ऐसा ना हो सका। अव्वल तो लाउंज में हुजूम ज्यादा था, दूसरे अगर हम किसी खाली कुर्सी की तरफ बढ़ते भी थे तो दूसरे मुसाफिर लपक कर इस पर कब्जा जमा लेते थे। आखिर मजबूर होकर अलवी साहिब हमें रेस्टोरेंट में ले गए, जहां चाय का ऑर्डर देकर हम पौन घंटे के करीब बैठे रहे। हांगकांग में सारा दिन भुट्टो साहिब मुझे अपने हमरा लेकर नवादरात की दुकानों और बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में घूमते रहे। एक फैशनेबल स्टोर में उन्होंने अपने लिए 5 सूट सिलवाने का ऑर्डर दिया, जो चीन से उनकी वापसी पर तैयार मिलेंगे। इसरार करके उन्होंने 5 सूटों का ऑर्डर मेरे लिए भी दे दिया। मैंने बहुत एहतजाज किया कि ये सूट महंगे हैं और मुझे इनकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो ना माने और वापसी पर मेरे सूटों की कीमत भी अपनी जेब से अदा की। इनमें से एक आध सूट आज तक भी मेरे पास मौजूद है। चीन में हमारे वफ्द की निहायत शानदार पजीराई हुई। चीनी वजीर खारिजा मार्शल चिनजी बड़े जिंदा दिल और बुज़िला संज इंसान थे। हमारे प्रोग्राम की सब तफसीलात वो अपनी जाती निगरानी में तय करते। 2 मार्च 1963 को एक पुरवकार तकरीब में उन्होंने मिस्टर भुट्टो के साथ पाक चीन सरहदी मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत करते वक्त उन दोनों की कुर्सियों के पीछे जो लोग कतार बनाकर खड़े हुए, उनमें चीन के सदर लिउ शाओची और वजीर आजम चौ एन-लाई भी शामिल थे। वजीर आजम चौ एन-लाई तहम्मुल, तदब्बुर, फरासत और जहानत का एक बेमिसाल पैकर थे। उनके होंठों पर हल्के से तबस्सुम की एक मध्यम सी लकीर हर वक्त यूं खेलती रहती कि किसी को ये अंदाजा न होता था कि वो मुस्कुरा चुके हैं या मुस्कुराने वाले हैं। उनकी तेज निगाही माहौल में पैवस्त होकर गिरदोपेश को अपनी गिरफ्त में जकड़ लेती थी और उनकी शगुफ्ता बयानी आलमी सियासत के तज्जिए को फसाहत और बलागत के सांचे में ढालकर अजीबोगरीब जादू जगाती थी। मशाहिर आलम में ऐसी गैर मामूली खुसूसियात का और कोई रहनुमा मेरी नजर से नहीं गुजरा। एक रोज वजीर आजम चौ एन-लाई ने भुट्टो साहिब के साथ मुज़ाकरात शुरू किए तो वो तकरीबन सारा दिन बोलते रहे।
5 साढ़े 5 घंटों में उन्होंने सियासियात आलम का इंतहाई गहरा और भरपूर तज्जिया किया। ये तज्जिया और तबसरा वो ज़बानी करते रहे और एक बार भी ना तो उन्होंने किसी फाइल या याददाश्त की तरफ रुजू किया, ना अपनी कोई बात दोहराई और ना ही किसी मकाम पर रुके या हिचकिचाए। उनके दलाइल ठोस हक़ाइक़ व शवाहिद पर मबनी थे और उनका अंदाज़े बयान जज्बात, मफरूज़ात और दाखिली आरज़ूमंदी की मिलावट से खाली था। आखिर में उन्होंने कहा कि अब वो अपने तज्जिये का खुलासा पेश करके ये गुफ्तगू ख़त्म कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने अपने तज्जिये के लुब्बे लुबाब इसी तरतीब से समेट कर बयान कर दिया जिस तरतीब से उन्होंने सुबह से शाम तक इसे वजाहत से बयान किया था। इंसानी दिमाग को एक खुदकार मशीन और कंप्यूटर की मानिंद इस तरह काम करते हुए मैंने कहीं और नहीं देखा। वजीर आजम चू एन लाई की गुफ्तगू को मिस्टर खरास और मैं कलम बंद करने की कोशिश कर रहे थे। यूं तो वो चीनी जबान बोलते थे, लेकिन यकीनन उन्हें अंग्रेजी जबान पर भी जरूर उबूर हासिल होगा। उनका तर्जुमान जब उनकी गुफ्तगू का अंग्रेजी में तर्जुमा किया करता तो कई बार मिस्टर चू एन लाई उसे टोक कर उसके तर्जुमे की इस्लाह भी कर देते थे। जब मिस्टर चू एन लाई वाक़यात आलम पर तबसरा कर रहे थे, एक चीनी लड़की वक्तन फवक्तन हमें चीनी चाय के ताज़ा मग तकसीम करती रहती थी। ये उबलता हुआ गर्म पानी था जिसमें चाय की 1 या 2 पत्तियां तैर रही होती थी। इनमें दूध शक्कर मिलाने का रिवाज न था। चाय ढांपने के लिए हर मग का अपना खूबसूरत सा ढक्कन भी होता था। अचानक मैंने महसूस किया कि वजीर आजम चू एन लाई रवानी से बोलते बोलते किसी कदर ठिठक जाते हैं और उनकी निगाहें बार बार मेरी जानिब उठ रही हैं। मुझे ख्याल आया कि शायद मेरे बैठने के अंदाज में कोई कजी या कबाहत पैदा हो गई है। मैंने फौरन पैंतरा बदल कर पहलू तब्दील कर लिया, लेकिन इसके बावजूद मिस्टर चू एन लाई की नजरें बदस्तूर मेरी तरफ उठती रहीं। इस पर परेशान होकर मैं किसी कदर झेंपा तो उन्होंने चाय तकसीम करने वाली लड़की को बुलाकर कुछ कहा। वो मेरा मग उठाकर उनके पास ले गई। मिस्टर चू एन लाई ने मग का ढक्कन उठाकर उसे दिखाया कि ये छोटा है और इस मग पर अच्छी तरह नहीं जमता। लड़की का चेहरा अर्क़े नदामत से शराबूर हो गया और वो जाकर मेरे लिए चाय का एक और मग ले आई। इसके बाद मिस्टर चू एन लाई सुकून से बैठ गए और अपने तबसरे में बदस्तूर मसरूफ हो गए। एक निहायत संजीदा तज्जिये के दौरान एक इंतहाई कसीरुल मशागिल शख्स के जहन का इस कदर बारीक तफसील की तरफ मुंतकिल होना मेरे लिए बेहद हैरतनाक था। एक पढ़ी लिखी चीनी खातून मुतरज्जम के फराइज सरंजाम देने के लिए मेरे साथ भी मामूर थी। मैंने उससे दरियाफ्त किया कि चाय तकसीम करने वाली जिस लड़की की गलती पकड़ी गई है, क्या इसे अब कोई सजा भी मिलेगी? उसने जवाब दिया कि चेयरमैन माओ जे तुंग का फरमान है कि इंसान गलती का पुतला है, हर गलती जुर्म का दर्जा नहीं रखती। इस लड़की के लिए यही सजा काफी है कि मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के सामने इसकी गफलत और गलती का भांडा फूट गया। एक रोज हमारे वफ्द को चेयरमैन माओ जे तुंग के साथ मुलाकात का शरफ भी हासिल हुआ। वजीर आजम चू एन लाई और वजीर खारिजा मार्शल चिन जी भी वहां मौजूद थे, लेकिन सारा अरसा दोनों खामोशी से मुअद्दबाना बैठे रहे। उस वक्त चेयरमैन माओ की उम्र 80 के लगभग थी, लेकिन उनका गोल मटोल चेहरा नीम खाबीदा बच्चों की तरह पुरसुकून और मुतमईन दिखाई देता था। मिस्टर भुट्टो के साथ गुफ्तगू का आगाज करते ही चेयरमैन माओ ने जो पहला सवाल किया वो ये था, इज ईस्ट पाकिस्तान ट्रैंक्वाइल? क्या मशरकी पाकिस्तान में अमनो अमान है? उस जमाने में मशरकी पाकिस्तान में बज़ाहिर किसी खास शोरिश के आसार नुमायां न थे, इसलिए चेयरमैन माओ का ये सवाल मुझे किसी कदर बेतुक और बेमौका बेमहल महसूस हुआ। लेकिन उसके बाद कई दावतों और इस्तकबालियों में वजीर आजम चू एन लाई और वजीर खारिजा मार्शल चिन जी के अलावा चंद दूसरे चीनी अकाबरीन भी अपने अपने अंदाज से हमें मशरकी पाकिस्तान के मुतालिक खास तौर पर बाखबर और चौकन्ना रखने की फर्दन फर्दन ताकीद करते रहे। चीन के साथ हमारे सरहदी मुआहदे की खबर आम हुई तो इसके खिलाफ भारत में बड़ा शोर गौगा हुआ। रूस को भी ये बात पसंद न आई और अमेरिका ने भी हमारे इस इक़दाम पर तेवरियां चढ़ाई। पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाना इस गलत फहमी में मुब्तला था कि ये मुआहिदा तय करवाने में मेरा कोई खास हाथ था, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नौचे के मिस्दाक उनके गम गुस्से का ज्यादातर नजला मेरी जात पर ही गिरा। मार्च 1963 ही से उन्होंने सदर अय्यूब के जहन में मेरे खिलाफ अपने दबाव का पेज ऐसे अंदाज से मरोड़ मरोड़ कर कसना शुरू कर दिया था कि 6-7 माह के अंदर अंदर मुझे पाकिस्तान से उठाकर हॉलैंड भेज दिया गया। 3 बरस बाद जब मैं हॉलैंड से वापस आकर वजारत तालीम का सेक्रेटरी मुकर्रर हुआ तो 1966 में मुझे एक बार फिर चीन जाने का मौका नसीब हुआ। इस बार मैं चीन के साथ एक सकाफती मुआहिदा और प्रोग्राम तय करने गया था। इस दौरे में मेरी अहलिया इफ़्फ़त भी मेरे हमरा थी। डॉक्टर होने की वजह से वहां के हस्पतालों का निजाम देखने का शौक था। चीन पहुंचते ही एक चीनी लेडी डॉक्टर उसके साथ मामूर हो गई और इफ़्फ़त ने पेकिंग शंघाई के बड़े बड़े अस्पतालों के अलावा दूर दराज देहातों में फैले हुए छोटे छोटे शिफाखानों और डिस्पेंसरियों का भी मुआयना किया।
बेयरफुट डॉक्टर्स के अमली रिवाज और रिवायती निज़ाम का भी उसने किसी कदर मुताला किया और एक्यूपंक्चर तरीका इलाज के चंद हैरत अंगेज नमूने भी उसके मुशाहिदे में आए। उसका कहना था कि चीन का तिब्बी निज़ाम सस्ता और मौसर है और हर कसो नाकस को फौरी तौर पर बआसानी मयस्सर है। एक और दिलचस्प बात उसने ये बताई कि चीन में मोटे मर्द और मोटी औरतों की तादाद बेहद कम है। सबसे ज्यादा मोटे बच्चे सिर्फ नर्सरी स्कूलों में दिखाई देते हैं। जूं-जूं वो बड़े होकर अगली जमातों में जाते हैं, उसी तरह उनके अजसाम भी सडोल होकर मुतनासिब हो जाते हैं। इफ़्फ़त की मेज़बान चीनी लेडी डॉक्टर ने वजाहत की कि इनकलाब के बाद से चीनी कौम ने जिस्मानी वर्जिश को इंतहाई पाबंदी से अपना रखा है। इसके अलावा चीनी खुराक भी सेहतमंद और मुतवाजिन है। मोटापे का ताल्लुक सुस्ती, गलाजत और रज्जत पसंदी से है। इसके लिए चीनी मुआशरे में हर कोई इससे बचने की सही करता है। उसने उससे पूछा कि चाय के नाम पर ये जो आप हर वक्त खौलता हुआ गर्म पानी पीते रहते हैं, क्या मोटापा रोकने में इसका भी कोई अमल दखल है? वो हंसकर बोली कि मैं नहीं जानती, लेकिन ये हमारा कौमी मशरूब है, इसमें भी जरूर कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होगी। इस दौरे के वक्त चीन माओ ज़ेडुंग के सकाफती इनकलाब की जद में आया हुआ था। ये एक अजीब और अजीम तजुर्बा था जो अपने मकासद में कामयाब ना हो सका। गालिबन इसका मकसद ये था कि चेयरमैन माओ ज़ेडुंग की जिंदगी ही में चीन की सियासी और सकाफती क़यादत 15 से 25 बरस की जमासाल नस्ल के हाथों में मुंतकिल हो जाए। चेयरमैन माओ ज़ेडुंग के फौजी लॉन्ग मार्च की तरह ये एक नई तर्ज का जहनी लॉन्ग मार्च था जो नाकाम रहा। इसकी नाकामी की मुताद्दिद वजूहात थी। अगरचे चीन की जवान नस्ल ने चेयरमैन माओ का भरपूर साथ दिया, लेकिन इनकलाबी जोशो खरोश में उनसे कुछ ऐसी गलतियां और ज्यादतियां सरजद हुईं जिनकी वजह से इस इनकलाब का मुस्तकबिल अवामुन्नास की नजरों में मशकूक और मखदूश होकर रह गया। इसके अलावा इस नई और जवान नस्ल के ऊपर उधेड़ उम्र और बूढ़े लोगों की कम अज कम 2 नस्लें बाकायदे हयात थीं जो चीन की सियासी और सकाफती क़यादत से दस्तबरदार होने के लिए किसी कीमत पर भी तैयार न थीं। इन 2 नस्लों के लोग चीन की क़यादत को अपनी जायज़ और नाकाबिल मनसूख विरासत समझते थे। अपनी इस विरासत पर हक कायम रखने के लिए उन्होंने सकाफती इनकलाब को नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। नाकामी की तीसरी वजह गालिबन ये थी कि चेयरमैन माओ ज़ेडुंग ज़ईफ़ुल उम्री की ऐसी मंजिल में थे जहां से नौजवानों के इतने अजीम और शदीद इनकलाब को अपनी ज़ेरे निगरानी कामयाबी से हमकनार करना उनके बस का रोकना था। उनकी इस कमजोरी से फायदा उठाकर चंद दूसरे लोगों ने इस इनकलाब को अपने ढब पर लाने की कोशिश की। ये बात चीनी दानिशवरों और पार्टी लीडरों को काबिल कबूल न थी। चुनाचे चेयरमैन माओ की आंख बंद होते ही सकाफती इनकलाब ने भी दम तोड़ दिया और माओ ज़ेडुंग की अजमत के बुत पर भी बहुत सी बदनुमा खराशें छोड़ गया। चीन के दूसरे दौरे के दौरान मैंने अजीम चीनी शायर और दानिशवर कोमोरो से दरखास्त की कि क्या यह मुमकिन है कि मैं सकाफती इनकलाब में रेड गार्ड के किसी कैंप को जाकर देख सकूं। उन्होंने हामी तो न भरी, लेकिन वादा किया कि वो कोशिश कर देखेंगे। 2 रोज के बाद 3 लड़कों और 3 लड़कियों पर मुश्तमिल रेड गार्ड्स का एक दस्ता मुझे एक जीप में बिठाकर पेकिंग से काफी दूर एक कैंप में ले गया। ये कैंप एक निहायत वसी खुले मैदान में फैला हुआ था। 15 से 25 बरस तक के कई हजार लड़के और लड़कियां इंतहाई मुनज्जम तौर पर इस कैंप में खैमाजन थी। कैंप की सारी आबादी छोटे छोटे गिरोहों में बंटकर निहायत तनदही से अनवा व अक़साम के मशागिल में मसरूफ टोलियां कौमी अहमियत के मुख्तलिफ मसाइल पर निहायत बेबाकी और गर्मजोशी से बहसो मुबाहिसा कर रही थीं। किसी किसी जगह खुली कचहरियां कायम थीं जिनमें मुल्क के नामवर दानिशवर, अदीब, सियासतदान और सनतकार मुल्जिमों के कटहरे में खड़े थे। उनके ख्यालात, आमाल और किरदार पर खुले बंदों तरह तरह के इल्जामात आयद किए जा रहे थे और हर मुल्जिम निहायत शद्दोमद से अपनी सफाई पेश करने में मसरूफ था। रेड गार्ड्स के इस वसीओ अरीज कैंप में हजारों तेजोतुंद और जमासाल अजहान चकमाक के टुकड़ों की तरह बिखरे हुए थे जो इनकलाबी फिक्रो अमल की रगड़ से चारों तरफ शरारों की फुलझड़ियां छोड़ते हुए नजर आ रहे थे। इस कैंप में 8-10 घंटे गुजारने के बाद जब मैं वापस लौटा तो मेरा यही तासुर था कि अगर ये अजीबोगरीब तजुर्बा कामयाब हो गया तो चीन में एक ऐसा इनकलाब रूनुमा होगा जो चश्मे फलक ने कहीं और नहीं देखा, और बसूरत दीगर अगर ये तजुर्बा नाकाम हो गया तो खुदा जाने इसका रद्द अमल क्या गुल खिलाए। चीन के अंदरूनी हालात उनका अपना मामला है। बैरूनी सतह पर चीन हमेशा पाकिस्तान का काबिल एतमाद, पुरखुलूस और वफादार दोस्त साबित हुआ है। मुझे इस बात पर फख्र है कि जब चीन के साथ हमारी दोस्ती के फरासिम इब्तदाई दौर से गुजर रहे थे, मुझे इन ताल्लुकात की पेशरफ्त में किसी कदर हिस्सा लेने का मौका नसीब हुआ। वो दिन दूर नहीं जब रूस और अमेरिका के अलावा चीन भी दुनिया में तीसरी सुपर पावर के तौर पर उभरने वाला है। अगर हमने अपनी खारिजा पॉलिसी में तदब्बुर, तशक्कुर, तफक्कुर और तसव्वुर का तवाजुन बरकरार रखा तो मुझे यकीन है कि चीन के साथ हमारी दोस्ती हर दौर में बदस्तूर जिंदा और ताबिंदा रहेगी।